फ़लस्तीन तकबीर अल्लाहु अकबर। फ़लस्तीन फ़लस्तीन। तो फिलिस्तीन पर शोर, बांग्लादेश पर मौन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आज बांग्लादेश में जिस तरीके से शेख हसीना का तख्ता पलट हो चुका है, देश में अराजकता का माहौल है, हिंसा पूरी तरीके से फैली हुई है और इस अराजकता और हिंसा के माहौल को भांपकर शेख हसीना पहले ही देश छोड़ चुकी हैं और अब हिंसा का दंश बांग्लादेश में बचे अल्पसंख्यक हिंदुओं को झेलना पड़ रहा है और इस हिंसा की वजह से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू देश छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं और भारत आने की कोशिश में जुगत में लगे हुए हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ देश का माहौल गर्म होता जा रहा है। पूरे देश में हिंदूवादी संगठन और आम जनता हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही है। सरकार से हस्तक्षेप करके बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की जा रही है और बांग्लादेश में हिंसा पर दुनिया के तमाम नेता चिंता भी जता रहे हैं। अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हमले की आलोचना भी की जा रही है। भारत के हिंदूवादी संगठनों ने इसे रोकने की अपील की है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी विपक्ष के नेताओं का इस मसले पर कोई बयान नहीं आया। राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के किसी भी नेता ने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की ना तो आलोचना की और ना ही किसी तरह का कोई विरोध जताया है। और ये तमाम नेता जो फिलिस्तीन में मुस्लिमों के लिए रो रहे थे और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार पर चुप हैं। इनकी धर्मनिरपेक्षता हिंदुओं के दर्द पर मरी हुई नजर आ रही है और संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने वाले ओवैसी भी चुप हैं। इस मसले पर पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आंख बंद करके बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी संसद में बांग्लादेश की हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की गई है और सांसद रिच मैककॉर्मिक ने कहा है कि वो बांग्लादेश में जारी सांप्रदायिक हिंसा की खबरों से बेहद परेशान है, जिनमें अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों और उन्मादी भीड़ का शिकार बन रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि अमेरिकी संसद में तो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई गई, लेकिन भारत की संसद में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर एक निंदा प्रस्ताव तक नहीं आया है, यानी कि इसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया अभी तक। दुनिया भर के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए अपनी छाती पीटने हमारे देश के नेताओं को बांग्लादेश में हिंदुओं की बहन बेटियों पर हो रहा अत्याचार दिखाई नहीं दे रहा। हमारी संसद से ये आवाज कब उठेगी कि बांग्लादेश और दुनिया में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बंद होने चाहिए। देश को जाति के नाम पर बांटने वाले नेताओं को हिंदुओं के सिर्फ वोट बैंक से मतलब है, ना कि किस तरीके से उनको निशाना बनाया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। अब इसको संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है, यानी कि उनकी आत्मा पूरी तरीके से मर चुकी है। बांग्लादेश का कॉमन पीपल पर बहुत सारा अटैक आ रहा है, स्पेशली जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो सिंगर है, जो राइटर है, लोगों का ऊपर बहुत सारा अटैक हो रहा है। ये राहुल आनंद जो प्रोमिनेंट सिंगर है, उनका बारी घर जला दिया गया। बहुत सारा एक्टिविस्ट उन लोग घर छोड़ के बाहर ये हिडन पोजीशन में रह रहा है। तो ये पोजीशन, ये अटैक हो रहा है पूरा बांग्लादेश में, ये तालिबानी अटैक हो रहा है। ये तालिबानी अटैक तुरंत बंद होना चाहिए। बार बार यही कहूँगा, हमारे मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने हमारे बच्चों को बाहर निकाला। इंडिया गवर्नमेंट का बहुत बहुत सहयोग रहा। इनका क्या सहयोग? इंडिया गवर्नमेंट का अगर सहयोग नहीं होता तो हमारे बच्चे यहाँ पर जाते नहीं निकल गए। इंडिया गवर्नमेंट अगर हमारा बच्चों को सहयोग नहीं करती तो बच्चे हमारे यहाँ पर नहीं आते निकल गए। वो आने नहीं दे रहे थे? आने नहीं दे रहे थे कॉलेज वाले, कह रहे थे बार बार, बोले 4-5 दिन लग जाएंगे, 4-5 दिन, 1 हफ्ता लग जाएगा, 1 हफ्ते के बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तौर पर भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो लोग बांग्लादेश के भारत में आना चाहते हैं, उन लोगों को तुरंत जो है भारत में आने की अनुमति दी जाए और उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए कि उन्हें कम से कम यहाँ जीवन यापन करने का सम्मानजनक मिलना चाहिए। एक अंतिम कि देश की सीमाओं के केवल एक बांग्लादेश बचा था सुरक्षित, जहां सनातन हिंदू सुरक्षित था,
लेकिन वहां की सरकार तख्ता पलट होने के बाद हिंदुओं को कुचलने का काम वहां हो रहा है और ये बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है और जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। भारत सरकार को आज ज्ञापन देने का जो मेन मामला है वो सनातन हिंदुओं की सुरक्षा का मामला है। वो चाहे बांग्लादेश में सुरक्षित हो, चाहे वो हिंदुस्तान में आने के बाद सुरक्षित हो, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि बड़े महापुरुषों ने बलिदान दिया देश में, अखंड भारत में सनातन हिंदू को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए। आज जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों की, पूरे भारत सरकार की, कि वो इसका गहरा संज्ञान ले। बांग्लादेश में हिंदुओं पर भारी अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ हिंदुओं के घर उजाड़ दिए गए, उनके घरों में आग लगा दी गई। वहाँ की हिंदू युवतियां, तरुणियां, किशोरियां, वहाँ की बहू बेटियां किस तरह से अपमानित की गई हैं। समूचे हिंदू समुदाय को लक्षित कर, उन्हें चिन्हित कर अपमानित किया गया और उनके घरों को लूट लिया गया है। पूरे विश्व के हिंदू समुदाय में इन घटनाओं से भारी रोष है और एक सभ्य शिष्ट शालीन हिंदू समाज जो सबकी हितों की रक्षा के लिए आगे रहता है, वे हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू जो वहाँ की सब प्रकार की उन्नति के लिए एक मूल माने जाते हैं, उनके साथ एक अमानवीय घटना हुई है। ये अच्छी बात नहीं है। मानवाधिकार संगठनों को आगे आना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ से मैं अपील करता हूं कि वो हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों के रक्षण के लिए एक स्वर पैदा करें, तत्काल प्रभावी कोई कठोर कार्रवाई करें और वहाँ की अंतरिम सरकार भी एक कठोर कार्रवाई करे जिससे कि हिंदू पलायन न करें, उन्हें वहाँ सुरक्षा दी जा सके, उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके और इस प्रकार की हिंसक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो जो अभी भी घटनाएं हो रही हैं। उसके लिए अंतरिम सरकार कठोर कार्रवाई करे। कुछ शरणार्थी भारत आ रहे हैं, उनके सम्मान के लिए हम यहाँ तत्पर हैं। हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए, उन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जो शरणार्थी बनकर यहाँ आने वाले हैं या जो आ रहे हैं, उनके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। उनकी रक्षा के लिए और उन्हें सम्मान मिले, इसके लिए हम सदैव तत्पर हैं। भारत सरकार ने जिस ढंग से एक सजगता दिखाई है, निसंदेह अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन जो शरणार्थी आ रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनको सम्मान देने के लिए और उनके भय को दूर करने के लिए भी हम सबको आगे आना होगा। हिंदुओं की रक्षा हो बांग्लादेश में, इसके लिए मैं अपील करता हूं संयुक्त राष्ट्र संघ से कि वो अपना स्वर प्रभावी बनाएं और तत्काल संज्ञान लें। हालांकि आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है और मुस्लिम बहुसंख्या है और ये कोई नई बात नहीं है कि इस तरीके से हिंदुओं पर हमला यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन अंतरिम सरकार के गठन होने के बावजूद भी हालातों में सुधार क्यों नहीं आ रहा है, बदलाव क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? क्योंकि बांग्लादेश के हालात जो हैं अभी भी हिंसात्मक बने हुए हैं और ये एक चिंता का विषय है। इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। राज शर्मा जी हैं कांग्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रतन डोभाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। विरल मलिक जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कृष्णा तिवारी जी हैं, विहिप नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत करेंगे राज शर्मा जी से। राज शर्मा जी, मणिपुर का मसला विपक्ष ने बहुत डंके की चोट पे जोर शोर से उठाया, बहुत चर्चाएं की और विस्तार से बहुत सवाल उठाए विपक्ष ने। फिलिस्तीन को लेकर भी बहुत सवाल उठाए गए, लेकिन ये मसला कितना संवेदनशील है, कितना गंभीर है, बांग्लादेश में जो हालात हैं, इस पर विपक्ष आखिर क्यों कुछ बोलने को तैयार नहीं है? बांग्लादेश में जो हालात हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरी आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहे हैं राज जी। हाँ, मैं एक बात को कह रहा हूँ, पहले आप इस बात को सुन लीजिए कि कोई विपक्ष का सवाल उठाया नहीं उठाया, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि वहां पे जो हिंदुओं पे आक्रमण हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उसके लिए सरकार को क्या कदम उठाना है। क्योंकि देखिए, ये इंटरनेशनल मामला है, ये देश के अंदर का मामला नहीं, बाहर का मामला है। बाहर के मामले के लिए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कहती कि मैं संवेदनशील हूँ, विदेशों में हमारी ताकत बढ़ी है, तो मैं समझता हूँ कि
बांग्लादेश पे भी टाइट होना चाहिए, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइट होने के बाद अगर विपक्षी दल का कोई नेता कहता है कि क्यों टाइट हो रही हो भाई, क्यों बांग्लादेश की सरकार पे हावी होना चाहिए, शांत क्यों है? देखिए विपक्ष के पास पावर है। विपक्ष, हाँ, जब सत्ता नहीं काम करेगी तो विपक्ष बोलेगा क्यों नहीं काम कर। आप बताइए, भारतीय जनता बदल दीजिए प्रधानमंत्री, विपक्ष का बन जाता प्रधानमंत्री, 2 मिनट में टाइट कर देंगे बांग्लादेश को, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, मेरी बात, ये राजनीति करने का विषय नहीं है। वहां पे अगर हिंदुओं पे आक्रमण हो रहा, इसका मैं विरोध करता हूं, मेरी पार्टी विरोध करती है, मगर उसके लिए कदम कौन उठाएगा? कदम तो सरकार को उठाना है, सरकार उठाए। जाहिर सी बात है, जो सत्ता में है कदम वही उठाएगा। लेकिन सवाल ये बेहद मायने रखता है कि बांग्लादेश के हालातों पर क्या विपक्ष को नजर नहीं आ रहा है? उसी तरीके से सवाल उठाना चाहिए जो फिलिस्तीन के हालातों पर अगर रोना रो रहे थे, मणिपुर के हालातों पर रोना रो रहे थे, तो बांग्लादेश के भी हालात ऐसे ही कुछ बयां कर रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अभी भी हालात कितने नाजुक वहां पर बने हुए हैं। अविरल मलिक जी का रुख करेंगे। अविरल मलिक जी, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात हैं और अभी तक वो हालात अंतरिम सरकार के गठन होने के बावजूद भी हालातों में अंकुश नहीं है, नॉर्मल कुछ भी नहीं है। जी देखिए, जिस प्रकार से बांग्लादेश का विषय है, इस विषय पर राज शर्मा जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी मौन है। क्यों मौन है? अरे यार, सरकार में तुम, हे भगवान, कब सुधरोगे? सरकार भूल रहे हो क्या? सरकार तुम्हारी है लाल, बोलने का काम नहीं छोड़ोगे। मुझे तो एक बहुत बुरा लगता है, समझ नहीं आती। अरे यार, लल्ला हो, कतई लल्ला हो आप। ठीक है अविरल जी, राज शर्मा जी, राज शर्मा जी किसकी है? ठीक है, सरकार राज शर्मा जी, सरकार क्या लंगड़ी है? हो गया सरकार को, तो क्या कर रही? पहले कदम बताओ, सरकार ने क्या किया बताओ। मेरे 56 इंच का प्रधानमंत्री। ठीक है राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, अविरल जी अपनी प्रतिक्रिया पूरी करिए। इसको लूट रहे हो? नहीं, आप इस शब्द का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि देश को लूट मुझे रहे मत सिखाओ, नाबालिगों की तरह बातें मत करा करो। बिल्कुल नहीं, हम सिखाएंगे। प्रधानमंत्री सरकार में हो, नहीं कर सकते हो। अगर आप सरकार में हो कि नहीं हो, आप सरकार में हो कि नहीं हो, क्या कर रहे हो? मेरा सवाल है, मैं देश का नागरिक हूं। अविरल जी, अविरल जी, अविरल जी, आपने मेरी बात को पकड़कर इस बात की शुरुआत कर दी। ठीक है अविरल जी, अंधे बने बैठे हो, अंधे मत बनो। बांग्लादेश के जो हालात बने हुए हैं, आखिर दिवालिया हो गए हो, सरकार में हो आप। ये क्या तरीका है बीच में बोल रहे हैं? मेरा सवाल है कि आप सरकार में बैठे क्या कर रहे हो? डिबेट का तरीका मालूम नहीं है। पहले तो कांग्रेस के मुख्यालय है, वहां से डिबेट का तरीका सीखिए कि बीच में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। चलिए अविरल जी, अविरल जी, राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, पहले अविरल जी की बात पूरी हो जाए, इसके बाद आप बोलिएगा। अविरल जी, आपको भी ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर विपक्ष में है तो विपक्ष का काम नहीं है वहां पर हालातों पर काबू पाना, वो सरकार का, केंद्र सरकार का काम है। बिल्कुल। तो अभी जो बांग्लादेश में जो हालात हैं, तो हिंदुओं पर अत्याचार कब तक होता रहेगा? नहीं, मैं आज उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो शपथ लिया करते थे जय फिलिस्तीन बोलकर। वो जय फिलिस्तीन बोलकर शपथ लेने वाले लोग आज कहां हैं? राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, ऐसे समझ नहीं आएगा। वो एक एमपी है, उसके आप पे बोल रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ा सवाल पहले नहीं है। मुझे एक सवाल है, आप भारत की सरकार क्या कर रही है इतना बताओ। भाई जिसने फिलिस्तीनी का, मैं उसका विरोध करता हूं। आप बताओ कि आपकी सरकार क्या कर रही? मैं एक सिटीजन पूछ रहा हूं, राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, एक मिनट, अविरल जी की बात पूरी हो जाए, इसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। अविरल जी बताओ। जी देखिए, जहां तक राज शर्मा जी की जिस प्रकार से बात है, तो इनका माइक म्यूट कर दीजिए, तभी दूसरा व्यक्ति बोल सकता है, क्योंकि बीच बीच में टोका-टाकी करते रहेंगे। ठीक है अविरल जी, आगे बढ़िए। जिला कार्यालय नहीं है, मेक इट क्लियर योर माइंड। जी देखिए, जहां तक बात है, जिस तरीके से इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है या केंद्र सरकार का विषय है, तो केंद्र सरकार द्वारा निरंतर बैठकें की जा रही हैं, इस संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी उचित कदम है। और जिस तरीके से शेख हसीना जी को सुरक्षित करने का कार्य है, तो शेख हसीना जी को सुरक्षित करने का कार्य किस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा किया गया, उनको भारत में शरण देने का कार्य किस प्रकार से, जो महत्वपूर्ण कार्य था, वो किस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा किया गया,
उस विषय को भी देखा जाना चाहिए। लेकिन राज शर्मा जी की पार्टी के नेता क्या बयान देते हैं? वो कहते हैं कि इसी प्रकार से भारत कहीं ना बन जाए। सलमान खुर्शीद के बयान जाकर पढ़िए, अखबार उठाइए और सलमान खुर्शीद के बयानों को अच्छे से पढ़िए। सभी टीवी चैनलों पर जो बयान चल रहे हैं उन बयानों को आप जाकर देखिए, किस प्रकार से इस देश में अव्यवस्था फैलाने का प्रयास, षड्यंत्र, साजिश कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनके बयानों में झलक रही है। और जहां तक बात है देश को सुरक्षित करने की या बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षित करने की, वो निश्चित रूप से कदम उठाए जा रहे हैं भारत की सरकार के द्वारा। इस बात को मैं यहाँ आश्वस्त कर देना चाहता हूं आपके सभी दर्शकों को। लेकिन जिस तरीके से राज शर्मा जी बोल रहे हैं, ये आज क्यों नहीं बोल रहे हैं इस विषय पर, मैं इसका मुख्य कारण बताता हूं। अगर ये इस विषय पर बोले, हिंदुओं के पक्ष में बोले, तो जो इनका असल वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, कट्टरपंथियों का वोट बैंक है, वो खिसक जाएगा। इन्हें 80% से लेना देना नहीं होता है। ये वोट बैंक की राजनीति में अविरल जी, बांग्लादेश में किस तरीके से तबाही और ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई जो कि अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते हैं दर्शकों को, यानी कि सिहर जाएगा हर वो शख्स अगर वो तस्वीरें देख लेगा। क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, उन हालातों में कैसे काबू पाया जाए, कैसे सामान्य जो वहां का माहौल है उसे बनाया जाए, ये सोचने की बजाय यहां पर महज वोट बैंक की राजनीति में सब कुछ सिमट कर रह गया है। सुरेश अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं इस मसले पर। सुरेश जी, सुरेश अवस्थी जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए, संपर्क टूट गया है। अगले दर्शक चंद्र प्रकाश जी हैं कुरुक्षेत्र से, आपका बहुत बहुत स्वागत जोड़ने के लिए, अपनी राय साझा कर सकते हैं। चंद्र प्रकाश जी, चलिए फिलहाल संपर्क टूट गया है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, रतन डोभाल जी भी हैं और कृष्णा तिवारी जी भी हैं। रतन डोभाल जी का रुख करें उससे पहले कृष्णा तिवारी जी की भी प्रतिक्रिया इस मसले पर ले लेते हैं। कृष्णा तिवारी जी, बांग्लादेश में जो हालात हैं, इन हालातों का जिम्मेदार किससे माना जाए? को देख के सीखना चाहिए उन हिंदुओं को, भारत में रह रहे उन हिंदुओं को जो अपनी जमीन खोते चले आ रहे हैं, जहां पर पैदा हुए उस मातृभूमि से वंचित होते चले आ रहे हैं। आज वर्तमान स्थिति में जिस कानपुर में बैठकर हम आपके इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस चैनल के माध्यम से इसमें बात कर रहे हैं, उस कानपुर की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर भी मिनी बांग्लादेश ऐसे बन चुके हैं जिनको हम चमनगंज, बेगमगंज के नाम से जानते हैं, जहां पर हिंदू बस्ती गायब हो चुकी है और वहां पर पूरी तरीके से मुस्लिम आ चुका है। और बांग्लादेश के हालातों से यह सीखना चाहिए आम हिंदुओं को भी कि हमें संगठित रहना है, अपनी जमीन नहीं खोनी है। और अभी इस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस नहीं है, तो ये कांग्रेस का ऑफिस भी नहीं, ना कि ये पाकिस्तान है और ना ही बांग्लादेश है कि जो मुंह में आएगा बोलते चले जाओगे। जब कहीं पर भी किसी भी अल्पसंख्यक पर कोई बात आती है तो ये सब भेड़ों की तरीके घेर लेते हैं, लेकिन जब हिंदुओं पर आज बात आई है तो इनके सबके मुंह में दही जमा हुआ है, किसी के मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि ये हिंदू नहीं, ये अकबर बाबर की वो औलादें हैं जो भारत में रह गई थी, मुगलों की वो औलादें हैं जो भारत में रह गई थी। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। अभी यही कहीं अगर जिसमें हिंदू ही पीड़ित हो और उसमें मुस्लिम आकर कुछ कर जाएं, ये सब एकदम भेड़ बकरी जैसे जुट जाएंगे और जुटने के बाद उसको एक दामाद की तरीके उसका पक्ष रखना चालू कर देंगे। आज हिंदुओं के लिए बोलने के लिए कोई नहीं है। और रही बात भारत सरकार की, तो भारत सरकार अपना काम, सवाल सनातन हिंदुओं की सुरक्षा का है। वापस लौटते हैं, इस बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं, सुरेश अवस्थी जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। सुरेश जी, चलिए संपर्क टूट गया है। अगले दर्शक चंद्र प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है जुड़ने के लिए, अपनी राय इस मसले पर रख सकते हैं। चंद्र प्रकाश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभय मुद्रा दिखाने वाला राहुल गांधी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक बयान आपने दिया हिंदुओं के ऊपर, नहीं हिंदुओं के ऊपर आप राय देना चाहते हैं, आप कहते हैं असत्य असत्य है, खड़े होकर के संसद में पता नहीं क्या अपने आप को फन्ने का समझते हैं आप, जो है ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो सुनने लायक भी नहीं होती। और फिर प्रियंका वाड्रा चुप है, पीडीए के माध्यम से अखिलेश यादव चुप है,
चोंच बंद है अखिलेश यादव की, हिंदुओं के प्रति तो एक शब्द भी नहीं निकलता। और ये उस पिता की संतान है जिन्होंने ये कहा था कि और चाहे तो और हिंदुओं को गोली चला चाहिए। ठीक है, शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसलिए ये सवाल जो है बेहद महत्वपूर्ण है और कुछ दर्शकों की भी राय इसी तरीके की निकलकर सामने आ रही है कि भाई इस मसले पर संजीदगी भरा बयान विपक्ष की तरफ से निकलकर क्यों नहीं सामने आ रहा। सुरेश अवस्थी इस बीच दर्शक जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं इस मसले पर। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत ही शर्मिंदगी घटना है जो बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ऐसे में तो राजनीति नहीं चलना चाहिए, सारे सांसदों को मिलकर बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जो हिंदू भाई फंसे हैं उनको सुरक्षित भारत लाया जाए, उनको सारी सुविधाएं दी जाए, सरकार खान पान की भी व्यवस्था करे। शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। यानी कि सनातन हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है अब वो भारत सरकार ले, केंद्र सरकार के द्वारा ये जिम्मेदारी ली जाए और शरण भारत में दी जाए बांग्लादेशियों को। बांग्लादेश के हालातों को लेकर विस्तार से चर्चा हमारे साथ रतन डोभाल जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका रुख करेंगे। रतन डोभाल जी, बांग्लादेश में जो हालात हैं इस वक्त और इस हालातों पर देखा जाए तो काबू पाने की बजाय हालात और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये माहौल बनाने का जिम्मेदार आखिर किससे माना जाए? आपने देखा होगा शेख हसीना ने इस्तीफा देने से पहले इस बात का भी जिक्र किया कि ये महज शरारती तत्व नहीं है, ये आतंकवादी हैं जो इस तरीके से घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप तो ठीक कह रही हैं इसमें, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये एक दिन में ये सारा काम नहीं हुआ है, इसमें समय लगा है। जब कट्टरपंथ की बात आती है, जो खड़ा होता है तो एकदम से नहीं होता है, वो धीरे धीरे अपनी जड़ें बनाता है और फिर ये विस्फोट के रूप में आपके सामने आता है। एक जो चर्चा में जो मैं सुन रहा था कि विपक्ष वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं थोड़ा उन मित्रों से ये कहना मैं चाह रहा हूँ, इसमें पक्षकार विपक्ष का सवाल नहीं है। दो मुद्दे, फिलिस्तीन पर के सवाल पर विपक्ष की अलग लाइन थी और जो भारत सरकार है, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में, उसकी अलग लाइन थी। तो उसमें अलग अलग बयानबाजी आ रही थी। ये बांग्लादेश का सवाल जो बिल्कुल निकटतम हमारा पड़ोसी है और हमारा बनाया हुआ है। ये अगर हम भारत नहीं होता तो बांग्लादेश नहीं बनता। भारत का योगदान है उसको बनाने में, और वो ऐसा घनिष्ठ हमारा पड़ोसी है, वो जिसको अपदस्थ किया गया है, उससे भी हमारा मित्रवत संबंध रहा है। और इस पूरे प्रकरण पर, बांग्लादेश के सवाल पर, इसलिए विपक्ष की आवाज वो कुछ चाहते हुए नहीं आ रही है, जो मैं समझता हूँ, हो सकता है कि गलत हो, कि इसमें ना भारत सरकार ने बैठक की, प्रधानमंत्री ने बैठक की तमाम विपक्ष के लोगों को लेके, और इनानिमसली सबने ये कहा कि हम भारत सरकार के साथ हैं, भारत सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। तो फिर इसमें अलग आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष अलग लाइन ले, वो अलग बयानबाजी करे, आप अलग बयानबाजी करे? ये वो इतना ये कहना, यहाँ बैठ के कहना बहुत आसान है। वो हमारा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारा पड़ोसी है, हमारा बनाया हुआ है, और वो सिर्फ हिंदुओं का सवाल नहीं है, जुल्म का सवाल है। जो अत्याचार वहां हो रहे हैं, जो दिख रहा है, और कि जिस तरीके से वहां जो सुप्रीम कोर्ट है उसको घेर लिया गया, वहां का चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना पड़ा है, ये छोटा मामला नहीं है। और इसमें हम चिंगारी लगाने का काम नहीं करना चाहिए। उसको जो लग रही है वो कैसे बुझे, क्योंकि हम उसके पड़ोसी में हैं, हम उसके साथ में हैं। हमारे लोग, चाहे वो हिंदू है या कोई और भी है, अत्याचार है, खून बह रहा है, तो वो सबका एक जैसा ही खून है, वो बह रहा है। और ये हिंदू का मुस्लिम का सवाल नहीं है। कृष्ण ये बयान देते हैं कि भारत के भी इसी तरीके के हालात हो जाएंगे, विपक्ष का उसके ऊपर कुछ ना बोलना इन जैसे लोगों को बल देता है, उनकी मानसिकता, जो जिनकी मानसिकता भारत में रहकर
जो बांग्लादेशियों की जो मानसिकता रखने वाले जो भारत में है, और एक बयान आप लोग तो चाहते हैं कि ऐसे ही हो, जो बयान उन्होंने दिया आप चाहते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए। हम चाहते हैं कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं। ये देखिए एक एक करके कृष्णा तिवारी जी, अविरल जी प्लीज, रतनमणि डोभाल जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। साफ हैं, वो सब निकल के बाहर आए, वो सारे आस्तीन के साथ बाहर निकल के आ जाए। भारत की जनता, भारत का हिंदू कम से कम देखे कि कौन कौन वो है भारत में जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के सपोर्ट में बैठे हुए हैं। कौन ये तो सरकार का काम है ना भाई, यहाँ पर हम थोड़ी देखेंगे। हम भारत सरकार के साथ हैं, जो भी वो निर्णय इस पर लेगी तो आपके मेरे निर्णय कहने से नहीं होगा। कृष्णा तिवारी जी आप अपने टाइम पर ही बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा प्लीज। मैं थोड़ा सा ये करेक्ट कर रहा था जो बोला जा रहा है। करेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। रतनमणि डोभाल जी को बात पूरी करने दीजिए। आपको क्या जरूरत है करेक्ट करने की? आस्तीन का सांप कौन है, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। रतनमणि डोभाल जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। अरे सब पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ किस पे नहीं हो रहा है? वहाँ का चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना पड़ा, वो अत्याचार नहीं है? मुस्लिमों पे भी हो रहा है। हाँ सब पे हो रहा है, मुस्लिमों पे भी हो रहा है। जी जी बिल्कुल, मुस्लिमों पे वो हम टांग दिए, उन्होंने लाशें कर दी, वो सारे वो पूरे कैबिनेट का वहाँ कत्ल हो गया है। कहना चाह रहे हैं कि वहाँ सिर्फ हिंदू प्रताड़ित नहीं है क्या? वहाँ से ऐसी भी खबरें हैं कि जो लोगों ने हिंदुओं की रक्षा भी कर रहे हैं लोग। कृष्णा सब जगह एक जैसे लोग हैं। अगर इस तरह की बात की संख्या मुस्लिम 1.5 और 100 हिंदुओं को मार गई और 2 मुस्लिम आए और उन्होंने मैसेज देने के लिए, दिखाने के लिए चलिए रतनमणि डोभाल जी इसी बात से वापसी करेंगे। इस बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, दिनेश कुमार जी, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं, मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। रतनमणि डोभाल जी आते हैं, वापसी करते हैं। दिनेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, इस मसले पर अपनी राय रख सकते हैं, स्वागत है आपका। जी मैडम जी, मैं ये कह रहा हूँ, जब से पाकिस्तान बना धर्म के आधार पर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए, बंटवारा हो गया मुसलमान, फिर भी हिंदुस्तान में क्यों है? ये हमारे नेता ये हिंदुस्तान से मुसलमानों को क्यों नहीं निकालते? एक भी हिंदू नेता कोई ये नहीं बोलता इन मुसलमानों को निकालना चाहिए। पाकिस्तान में कितने हिंदू थे, बांग्लादेश में कितने हिंदू थे, खत्म कर दिए। शुक्रिया दिनेश कुमार जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। रतनमणि डोभाल जी, क्योंकि इस मसले पर बांग्लादेश में जो हालात हैं आपने देखा होगा, चाहे ओवैसी का जिक्र कर लें, चाहे वो तमाम बड़े मौलाना हैं जो तकरीर करते हुए इस मसले पर नजर आ रहे हैं, इन हालातों पर बिल्कुल जो भी कर रहे हैं, कोई जो वहाँ जो खून बहाया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसके साथ कौन खड़ा हो सकता है? अगर हम इंसान हैं तो हम तो इंसान के साथ खड़े होंगे। सिर्फ फर्क इसमें यह है कि आप हिंदू मुस्लिम जब ले आते हैं उसमें, तो सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, तो वो उनके लिए हिंदू मुस्लिम है। ये कहना है कि भारत सरकार अगर हमको आह्वान करती है कि हमें कुछ करना है, तो हम तो भारत सरकार के साथ हैं। और ये सारे विपक्ष ने भी मीटिंग में ये तय किया कि जो आपका स्टैंड है हम उसके समर्थन में है, जो आगे जो सरकार करेगी वो हम उसके साथ खड़े हैं। विदेश नीति के मामले में तो कम से कम इस पर तो सारे एक राय हैं। तब विपक्ष क्या करे? अगर किसी सिरफिरे ने, आप कह रहे हैं कि उसने बयान दे दिया है, तो उसका इलाज करो भाई। वो सरकार है, वो तो सरकार करेगी ना। खुर्शीद को आप सिरफिरा बता रहे हैं, कृष्णा ये बड़ी बात है। सलमान खुर्शीद को आप सिरफिरा कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को चाहिए उन पर काम करना। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ, पर आप तो कहो आपकी सरकार क्यों नहीं कह रही है? आप उनसे आग्रह करिए। ठीक है, अविरल जी आपका रुख करेंगे। कृष्णा तिवारी जी जब आपका रुख करें तभी आप बोलिएगा। अविरल मलिक जी, क्योंकि अब केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई गई है बांग्लादेश के हालातों पर काबू पाने के लिहाज से, क्योंकि अभी अभी आपने एक बाइट भी सुनी होगी जिसमें कहा गया, उस शख्स ने साफ तौर पर कहा है कि अब सनातन हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो क्या रणनीति कोई बनाई गई, क्योंकि इस मसले पर कितनी गंभीरता है केंद्र सरकार की? जी देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जिस प्रकार से जो लोग जय फिलिस्तीन करके चिल्ला रहे थे, आज वो लोग कहां हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। नंबर 2, आपने सरकार अविरल जी, वो लोग आकर क्या वहां पर अंकुश लगा पाएंगे? उनकी सरकार है, क्या वो हालातों पर काबू पाएंगे? आपने कहा विपक्ष की साजिश है, षड्यंत्र है,
तो ये जिस तरीके का माहौल बांग्लादेश में बना है, तो ये माहौल बनाने वाले कौन लोग हैं, उनकी तफ्तीश कौन करेगा? जी नहीं, देखिए आपने कहा कि वो विपक्ष में है, वो क्या करेंगे, तो फिर वो फिलिस्तीन में क्या करने जा रहे थे? फिलिस्तीन में वो क्या कर पा रहे थे? जो फिलिस्तीन में कर रहे थे वही बांग्लादेश में कर ले। हम तो उतना ही कह रहे हैं। आपने तो बताया ना कि ये वोट बैंक की राजनीति है, असम वोट बैंक की राजनीति। ठीक है, अगर आप भी इस बात को मान रही हैं, पूरा देश इस बात को मान रहा है कि विपक्ष वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, तो बस हम यही दिखाना चाहते हैं कि ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अब मैं अपनी पार्टी की बात बता देता हूं, अपना स्टैंड क्लियर कर देता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कर रही है। हम इस मुद्दे पर एकदम कड़ी नजर बनाए हुए हैं, और जिस प्रकार से शेख हसीना जी को बचाने का, सुरक्षित करने का कार्य भारत की सरकार के द्वारा किया गया, अभूतपूर्व कार्य किया गया, उस विषय पर इन लोगों को बोलना चाहिए। आखिर क्यों ये लोग मौन हैं? और इनके जो समर्थक हैं, जो कांग्रेस पार्टी के निचले स्तर के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड चला रहे हैं, कुछ लोग क्या बयान देने के लिए सामने आ रहे हैं, सबको मालूम है। वो कह रहे हैं कि शेख हसीना जी को उल्टा बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए, इससे रिश्तों में खटास आ जाएगी। तो ये इनकी मानसिकता है, किस प्रकार के ये लोग हैं। और उसके साथ साथ जिस तरीके से सलमान खुर्शीद का बयान आया, वो अपने आप में इस बात को स्पष्ट करता है कि ये इस देश की क्या करना चाहते हैं, ये इस देश में क्या कराना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को उत्तर देना चाहिए कि इनका वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद स्पष्ट रूप से कहता है कि जो हाल बांग्लादेश का है वही हाल भारत का हो सकता है, वही हाल भारत का होगा। तो क्या आखिर ये संदेश देना चाह रहे हैं? क्या यही विपक्ष है? क्या जनता ने इसीलिए इन्हें 99 सीट दी है? क्या इसलिए चुनाव जीत कर आते हैं? क्या यही इनकी सकारात्मकता है? क्या जनता से इसीलिए वोट मांगने के लिए जाते हैं कि देश में ये बांग्लादेश जैसे हालात पैदा कराएंगे? क्या यही इनकी रणनीति और राजनीति है? क्या इस निचले स्तर पर आकर ये चाहते हैं कि ये सत्ता को प्राप्त कर लेंगे? क्या इतने निचले स्तर पर आकर इस प्रकार की ओछी बयानबाजी करके ये सत्ता को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं? देश को एक प्रकार से सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, सिटीजन्स को लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं, गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कराने के बयान ये लोग देते हैं। और कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुका है, जो केंद्र में विदेश मंत्री रह चुका है, वो व्यक्ति और सीनियर एडवोकेट होने के बावजूद वो इस प्रकार का बयान देता है। कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है। ये क्या बयानबाजी इस देश में चल रही है? जनता को सोचना पड़ेगा, और जनता इस बात को समझ रही है। नेताओं को आईना दिखाने का काम जनता निश्चित रूप से करेगी। राज शर्मा जी, इस वोट बैंक की राजनीति में इस तरीके से हिंसात्मक माहौल आखिर कब तक, और ये हिंसा भड़काने वाले ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से हिंसा भड़काते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरीके की बयानबाजी? मुझे तो बड़ी हंसी आती है सोनी जी। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बीजेपी के ऐसे ये नाबालिग प्रवक्ता को नहीं बुलाना चाहिए। आप मुझसे जो सवाल पूछो मुझे वो जवाब देना है। अभी डोभाल साहब ने एक बात कही, डोभाल साहब ने जिंदगी में नहीं होगी। तुम दोनों चलिए व्यक्तिगत मत हुई है, दोनों मसले पर मुद्दे पर बात करिए। दोनों नाबालिगों, और मैं ये बता दूं आपको, आपको बोलने की कतई नहीं है, आपको कुछ नहीं। कृष्णा तिवारी जी, आपका रुख करते हैं, राज शर्मा जी की बात पूरी हो जाए। आप लोगों को तहजीब नहीं है बोलने की, कतई तहजीब नहीं, आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है राज शर्मा जी, व्यक्तिगत टिप्पणी से परे बात करिए। तिवारी जी, आप लोग ये जो मफलर टांग लिया ना काली कमीज में, यही पाप के भोगी हुआ। ये भगवा है। मुझे बताओ सरकार क्या कर रही है? भगवा क्या है, कर रही है सरकार? बताओ। सरकार जो करना कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस तो बयान दे रही है, छोटे हो बच्चे हो, क्या कर कांग्रेस रहे हो? तो सिर्फ भारत क्या में काम भी करते हो? चाह रही है। आपको भी डबल सब बता रहे थे, सरकार के घर पूरे नेता है। कृष्णा तिवारी जी, रुकिएगा, छिड़ जाए, एक करके बोलिए। गृह युद्ध छिड़ जाए। गृह युद्ध सलमान खुर्शीद छेड़ना चाहते हैं। गृह युद्ध सलमान खुर्शीद का नाम सही से लिया करते हैं, छोटी उम्र के हो, अभी नाबालिग हो। ठीक है। राजनीति में शिष्टाचार कहाँ है? राज शर्मा जी, राजनीति में शिष्टाचार कहाँ है? संस्कार कहाँ है? वोट बैंक की राजनीति है, सत्ता जो है बुजुर्ग है वो अपने अंतिम पायदान पर है। और कृष्णा तिवारी जी, रुक जाइए। अरे ये तो देख रहे हो ना,
अच्छा कब्रिस्तान में अरे जा आप लोग समझते कृष्णा तिवारी जी रुक जाइए। राज शर्मा जी की बात पूरी हो जाए फिर आपका रुख करते हैं। ऐसे मछली बाजार बना दिया आप लोगों ने। हिंसा हो गई, आपकी पार्टी को पता तक नहीं चला। ठीक कहाँ पर क्या कह रहे हैं? पलट हो गया। बिल्कुल पक्का पलट बंगाल में हुआ है ना, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। वहाँ हिंदुओं पे जो हिंसा हो रही है उसके लिए आपका क्या स्टैंड है? क्या समझाऊंगा? अविरल जी, कृष्णा तिवारी जी, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा प्लीज। आप लोग शांत हो जाइए, पहले सुन लीजिए इसके बाद जवाब दीजिएगा। दोनों नाबालिग, मुझे एक बात का जवाब दे दे, ये सरकार का काम है। डोभाल साहब ने भी बताया कि पूरी पार्टी ने सारे लोगों को कह दिया सरकार डिसीजन बयानबाजी जो कर रहे हैं ये नहीं कर नाबालिग नहीं हो। राज शर्मा जी नाबालिग की उम्र आपको नहीं पता कितनी होती है, और व्यक्तिगत टिप्पणी आप क्यों कर रहे हैं? ये 2014 के बाद कुछ समझ। राज शर्मा जी आप मुद्दे पर बात करिए प्लीज। प्रधानमंत्री जी ने गलत कहा था। राज शर्मा जी आप वरिष्ठ हैं, बहुत ज्ञान है आपके पास, तो आप व्यक्तिगत बात क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये उन्हीं के नेता के कार्यकर्ता हैं जिनके नेता ने कहा था 2014 से। आप सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर बोलिए अगर बोलना है, बांग्लादेश के हालात को लेकर बोलिए अगर बोलना है, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए, सुझाव देना है तो दीजिए। मैं तो 4 सेकंड में जवाब पूछ रहा हूँ कि सारी पार्टी। राज शर्मा जी प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। मेरी बात सुनिए। अब मैं कह रहा सारी विपक्षी दल, सारे दलों ने कह दिया सरकार जो कदम लेगी हम उसके संग हैं। अब ये बताएं तथाकथित प्रवक्ता कि सरकार ने क्या कदम लिया। ठीक, कृष्णा तिवारी जी, अविरल जी आते हैं। प्रश्न आपके माध्यम से सबसे है, मैं सिर्फ इतना प्रश्न है कि वहां पर जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है उस पर विपक्ष का क्या स्टैंड है? विपक्ष अब क्या स्टैंड ले रहा है हिंदुओं पर हिंसा का? क्योंकि विपक्ष उस समय शांत रहा था। ठीक है कृष्णा तिवारी जी। और कश्मीर से हिंदुओं को निकाला गया था, वहां के मस्जिदों के लाउड स्पीकर से ये जिसे अजान होती उन लाउड स्पीकरों से ये फरमान जारी किया गया था कि हिंदू अपनी चल अचल संपत्ति, अपनी जवान महिलाओं को छोड़कर जाएगा। तब भी ये विपक्ष शांत बैठा था। जब बंगाल में हिंसा हुई तब भी ये विपक्ष शांत बैठा। ठीक, विपक्ष का स्टैंड राज शर्मा जी क्लियर करिएगा थोड़ा सा। हत्या हो रही तब भी ये विपक्ष शांत बैठा है। ठीक है, इस तिवारी को यही नहीं पता कि उस बार सरकार किसकी थी केंद्र में? बताओ जरा तिवारी जी, सरकार किसकी थी? तिवारी जी उस वक्त आप अपने आप को हिंदू मानते हो? अरे सरकार किसकी थी? आप अपने आप को हिंदू मानते हो कि बाबर अकबर के वंशज मानते हो? आप हमें ये बताओ। हाँ दे रहा। ये टीका लगाने से तिवारी जी इसी पे शास्त्रार्थ हो जाए। कितने बड़े टीका लगाने से सनातनी नहीं हो जाओगे? राज शर्मा जी कहाँ जा रहे हैं आप? कृष्णा तिवारी जी सनातनी हो तो 4 मंत्र बोलो 4 मंत्र। अरे हम आपको 25 मंत्र। सनातन हिंदू होने का सर्टिफिकेट देने के लिए आप लोग बैठे हो यहाँ पे। बस इतना बताइए, सनातनी होने के लिए, हिंदू होने के लिए आप लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए बैठे हो। राज शर्मा जी अब सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, राम को अस्तित्व नकार रहे थे। चलिए तो मैं तो आपको तो राम नहीं नकार दिया। अरे राम, चलिए ठीक है, आप लोग बहस कर रहे हैं, आप लोग मुद्दे पर बात करना ही नहीं चाहते हैं। रतनमणि डोभाल जी का रुख करेंगे। रतनमणि डोभाल जी सभी की आवाज म्यूट कर दीजिए प्लीज। रतनमणि डोभाल जी, बांग्लादेश के हालातों पर अब कैसे अंकुश लगेगा? दूसरी बात, जो शेख हसीना के प्रति विश्वास था बांग्लादेश वासियों का, क्या वो विश्वास अब बन पाएगा? क्योंकि अंतिम सरकार का जो है वो गठन हो चुका है, बावजूद इसके हालात जस के तस बने हुए हैं। और प्लीज आप सभी लोग अपनी बारी पे ही बोलिए, मछली बाजार मत बनाइए इसे। रतनमणि डोभाल जी, आपने डिबेट रखी है और वो जिस तरीके से कांग्रेस के और हिंदू के और भाजपा के में हो गया है, तो वो कोई मतलब इस प्रकार के
कोई डिबेट होती नहीं है। हम ये कह रहे हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, टिप्पणियां हैं। फिलिस्तीन को और बांग्लादेश को एक साथ गठबंधन कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। फिलिस्तीन पे भारत सरकार का रुख अलग था, विपक्ष का अलग था, इसलिए अलग अलग बयानबाजी हो रही थी। अभी बांग्लादेश के साथ में जो सारा यूनाइटेड पूरा विपक्ष और पूरी भारत सरकार के साथ है कि जो आप कदम उठाएंगे हम उसके साथ हैं। तो पहल तो सरकार की तरफ, मतलब अगर विपक्ष कुछ कहेगा भी तो काम तो सरकार ने ही करना है ना। तो सरकार ये काम उठाए और ये उसको हिंदू मुस्लिम में बांट दे दे। जो असली में राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं जो उसको हिंदुओं के और मुसलमान के नजरिए से देख रहे हैं, हम अत्याचार के नजरिए से देख रहे हैं। खून बहाया जा रहा है वहां पर, और पहले भी 300-400 लोग मारे गए हैं, अभी भी मारे जा रहे हैं। उसमें हिंदू भी शामिल हैं, उसमें 4-4, 5-5 साल के बच्चे भी शामिल हैं, उसमें रेप की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। और इस खून खराबे में हम ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति में भिड़ा दे और उस समस्या का समाधान, ये तो हम अपनी सरकार के लिए, जो हमारी सरकार भारत सरकार है, हम कम से कम हमें उसके साथ तो रहना चाहिए। जब ऐसे मसले पे हमारी सहमति बनी है, तब आप कोई और लाइन ले रहे हैं। भारत सरकार उस पर देख रही है और निश्चित रूप से वो देश के हित में है। और जो हिंदुओं की आप बात कर रहे हैं, वो भी हिंदुओं की सरकार है। आप कहिए कि वो हिंदुओं की सरकार नहीं है दिल्ली में, एंटायर तो दिल्ली की हिंदुओं की सरकार है। अविरल जी, उसको आपको अविरल जी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति सबको चिंता होगी। आखिर कब तक, मैं समझता हूँ कि कब तक ऐसे ही हिंसा होती रहेगी और खून खराबा होता रहेगा, और आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए कि उसमें और ज्यादा हम यहाँ बोलते रहे और वहाँ हमारे लोग पिटते रहे। बिल्कुल, तब कौन सी हिंदुओं की रक्षा आप कर रहे हैं? ये जो हिंदू रक्षा करने चले जाए वहाँ बांग्लादेश में, ले आए हिंदुओं को यहाँ बसा दे। कहाँ बचा? ये इतना सहज नहीं है। ये आपके कानपुर का और मेरठ का उसका सवाल नहीं है जहां आप दौड़ के चले जाएंगे कुछ मदद कर देंगे। वो देश का सवाल है, और वो देश में सरकार का ही काम होता है वो। और ये अच्छी बात है कि मैं देख रहा हूँ बहुत समय के बाद सरकार के साथ में पूरा विपक्ष लामबंद है। तो जो कार्रवाई वो करेगा उसके साथ रहेंगे। अब ज्यादा इनको हिंदुओं की चिंता है तो अभी अजीत डोभाल से पूछिए कि भाई तुम उसको तो ले आए, हिंदुओं को क्यों नहीं लाए? उसको तो आपने हिंडन में उतरवा दिया, तो आप बाकी हिंदुओं को भी हिंडन में उतार दो। अविरल जी, दे दो उनको। अविरल जी, इस बात का जवाब भाई सरकार की तरफ से पहल की जाएगी तो उसमें समर्थन होगा विपक्ष का, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति आखिर कब तक इस राजनीति में इसी तरीके से खून खराबा होता रहेगा? अविरल जी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि हम उन हिंदुओं के साथ निश्चित रूप से खड़े हुए हैं जिनको बांग्लादेश के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा वो असहनीय है, अकल्पनीय है। और जिस तरीके से कांग्रेस का स्टैंड सामने आ रहा, वरिष्ठ इनके नेता सलमान खुर्शीद का जो स्टैंड वक्तव्य जो सामने आया है, वो एक प्रकार से चिंता में डालने वाला वक्तव्य है। और ये कहां से इस प्रकार से लग रहा है कि कांग्रेस के लोग हमारे साथ खड़े हैं? किस दृष्टि से कौन व्यक्ति कह सकता है? कोई आम व्यक्ति भी इस बात को नहीं कह सकता सलमान खुर्शीद के वक्तव्य को सुनकर। चलिए, फिर भी अगर विपक्ष की बात पे भरोसा नहीं है तब भी सरकार को तो पहल करनी चाहिए ना? नहीं, सरकार निश्चित रूप से पहल कर रही है, दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। नहीं, सरकार, अब मैं इस बात को भी क्लियर कर देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली केंद्र सरकार इस चीज की भूखी नहीं है कि विपक्ष हमें समर्थन दे। हम विपक्ष कुछ नहीं कह रहे हैं, हम विपक्ष से अब उम्मीद भी नहीं करते हैं, क्योंकि विपक्ष का जो रवैया है वो हमें मालूम है। जो विपक्ष करेगा वो हमें पहले से मालूम है। ये कश्मीरी पंडितों पर नहीं बोल सकते हैं। चलिए, आप सारी बातें छोड़िए, राज शर्मा जी केवल आप इतना बोलिए, टीकालाल टपलू जी के विषय पर आप 2 लाइनें बोल दीजिए, 2 लाइनें जस्टिस नीलकंठ गंजू जी के विषय पर बोल दीजिए, और 2 लाइनें अगर आप बोलना चाहते हैं तो गिरिजा टिक्कू जी की निर्मम हत्या पर बोल दीजिए। ये नहीं बोल सकते हैं, ये नहीं बोलेंगे। राज शर्मा जी के विषय पर 2 लाइनें आप सिख विरोधी दंगों पर बोल दीजिए। आपने बहुत लंबी अभी तकरीर यहाँ बैठकर की, बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा, पहले सुन लीजिए। ये कोई मजाक नहीं है, डिबेट है।
ठीक है। तो नाबालिग कहता हूँ, सुनते नहीं हो। दर्शक देख रहे हैं, मजा क्या मत तभी नाबालिग कहता हूँ आपको। नाबालिग आप होंगे, आप होंगे नाबालिग। पहले सुनिए राज शर्मा जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, नाबालिग यहाँ चर्चा में नाबालिगों को नहीं बिठाया जा रहा है। ठीक है, कृष्ण तिवारी जी आते हैं आपका इस राज शर्मा जी का रुख करेंगे जी। बांग्लादेश कितने खराब हैं, नाबालिग क्यों कहा मैंने क्यों कहा नाबालिग ने? ये देखिए इनको कितना घमंड है, एक्शन नहीं ले रही सरकार, कह रहे हमें विपक्ष की जरूरत नहीं है। तो विपक्ष की जरूरत नहीं है तो मरवा दो क्या? तो क्या मरवा दोगे क्या? आप हिंदुओं के कातिल हो, आपकी सरकार हिंदुओं की कातिल है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को नुकसान पहुंच रहा है, आपके कारण पहुंच रहा है। आप वो हसीना को रख रहे हो, ऐतराज क्यों है राज शर्मा जी विपक्ष को इस बात से कि अगर भारत में शरण दी गई शेख हसीना को, तो ऐतराज क्यों है विपक्ष को? जब हमने कह दिया कि सरकार जो करे उसके साथ है, अब इन नाबालिगों को कौन समझाए? इनका सीनियर प्रवक्ता समझाएंगे ना हम। राज शर्मा जी, मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, आप मसले पर मुद्दे पर रहकर बात करिए तो बेहतर रहेगा। अरे आप समझोगे तब ना, आप तो बिगड़े पकड़े हो गए। चलिए, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बांग्लादेश के जो हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से राजनीति चरम पर है, हिंदू मुस्लिम के बहाने जो एक घटिया और दलगत राजनीति हो रही है, इसमें ना जाने कितने बेगुनाहों की जान और खून खराबा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में हालात जस के तस बने हुए हैं। शेख हसीना को भारत में शरण दे दी गई है और ये कहा जा रहा है जो अत्याचार कट्टरपंथियों ने मचा रखा है और जो वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, वो कुछ हिंदू अब भारत में शरणार्थी बनकर आएंगे और देखना ये होगा कि अब भारत सरकार क्या स्टैंड लेती है इस मसले पर, क्योंकि ये राजनीति अब बहुत ऊपर उठ चुकी है। इसी के साथ जनहित में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।